नमस्कार, पंजाब केसरी दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये आईईडी बम का धमाका था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि लाल किले के पास हुए विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इस धमाके के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से भी जुड़ते हुए नजर आ रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि राजधानी में हुए धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस को फरीदाबाद से 2900 किलो बम बनाने की सामग्री भी मिली, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर उमर मोहम्मद ने पकड़े जाने के डर से घटना को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि उमर मोहम्मद फरीदाबाद मॉड्यूल का एक और डॉक्टर था। पेशे से डॉक्टर उमर मोहम्मद कथित तौर पर जैश-ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा निवासी कार मालिक तारिक को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि तारिक ने ही उमर मोहम्मद को धमाके में इस्तेमाल हुई Hyundai i20 कार दी थी। आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा रहे अपने साथी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद उमर मोहम्मद ने कथित तौर पर इस डर से आतंकी हमले को अंजाम दिया कि कहीं वो भी पकड़ा ना जा सके। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी पर। सर, पहला सवाल, दिल्ली जैसे हाई अलर्ट जोन में ब्लास्ट होना इंटेलिजेंस फेलियर माना जा रहा है या कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी का लूप होल है? क्या लगता है आपको, जिस तरीके से दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ है कल? जी हाँ, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं हमेशा बहुत कोशिश करती हैं कि किसी आतंकवादी गतिविधि को हादसे के पहले ही फोरकास्ट करके जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, एक्शनिंग एजेंसीज हैं, उनको बता दिया जाए। इस धमाके का जो तार है वो अब जम्मू कश्मीर तक मिल रहा है। 3 दिन पहले से ही इसी लिंक को सहारनपुर और फरीदाबाद में ट्रैक किया जा रहा था। कुछ आतंकवादी कार्रवाइयां गुजरात में भी हो रही थी 3 दिन पहले से, 2 दिन पहले से सुरक्षा एजेंसीज का ध्यान गुजरात की तरफ भी गया हुआ था। अब दिल्ली में जो ये धमाका हुआ है, ये क्या सुरक्षा तंत्र की चूक है? होता ये है कि सुरक्षा एजेंसीज जो हैं हर हफ्ते एक ब्रीफ करती हैं, जिसमें कि जेएनके पुलिस, पंजाब पुलिस, हिमाचल प्रदेश की पुलिस और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनआईए के जो ऑफिसर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि क्या कहीं पे कोई सुगबुगाहट है। तो अक्सर काफी सारी इंटेलिजेंस इनपुट्स हमें सही समय पर सही तरीके से एक्यूरेटली मिल जाती हैं कि कहां पर होगा कोई धमाका या कहां पर किस समय होगा। जाहिर बात है, उसको कंट्रोल करने के बाद हर बार आम आवाम को बताया भी नहीं जाता है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज हमेशा जरा सीक्रेसी में काम करती हैं। अभी दिल्ली में जो कल धमाका हुआ है, 3 दिन से फरीदाबाद में अलग अलग एंगल से खंगाला जा रहा था, जिसमें शुरुआती दौर में बताया गया कि 360 किलो एक्सप्लोसिव बरामद हुआ। कल तक आसपास के गांवों में ढूंढने के बाद 2900 किलो एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ है। दिक्कत ये आती है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सप्लोसिव है ये कमर्शियली अवेलेबल है। इसका खेती में किसान जो है बतौर फर्टिलाइजर, उर्वरक इस्तेमाल करते हैं और उसी को थोड़ा लोकली अवेलेबल केमिकल्स के साथ मिक्स करके एक धमाकेदार आईईडी बनाया जा सकता है। क्या सुरक्षा बलों को इसके बारे में पहले से अंदेशा था? जेएनके पुलिस ने इस तरह की वारदात को दिल्ली पुलिस को सूचना आज से 5 दिन पहले ही दे दी थी और इसीलिए आज से 5 दिन पहले से जेएनके पुलिस का भी एक स्पेशल टास्क ग्रुप दिल्ली में और फिर हरियाणा में फरीदाबाद में काम कर रहा था। तो एक तरह से कहा जाए तो ये उनके सक्सेस भी हम बतौर सक्सेस देख सकते हैं। अब फरीदाबाद से जब ये मॉड्यूल दिल्ली में घुसा होगा तो इनको दिल्ली में आने के लिए 3-4 रास्ते हैं।
देखिए, एक रास्ता तो फरीदाबाद से सीधा आ जाता है आश्रम चौक से दिल्ली की तरफ, एक रास्ता गुड़गांव से होके आता है सोना रोड की तरफ से। हम्म। तो सब जगह पर नाके लगाए गए थे हम्म। पिछले 4 दिन से 3 दिन से, और नाकों को कम से कम एक इंस्पेक्टर लेवल का पुलिस अधिकारी सुपरवाइज कर रहा था। हम्म। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये आ जाती है कि इन सब नाकों में सैकड़ों नहीं, शाम के समय और सुबह के समय हजारों गाड़ियां दिल्ली के अंदर आती हैं और दिल्ली के बाहर जाती हैं। तो हम्म। अगर जैसे मैं क्लासिक एग्जांपल बताता हूं कि अगर हम आश्रम के पास फरीदाबाद होटल होटल पलवल वहां हर गाड़ी को रोककर अगर चेक करना शुरू कर दें, या गुड़गांव में टोल नाका के पास अगर हर गाड़ी को रख के चेक करना शुरू कर दें, हम्म। तो उसके तो 5 या 7 मिनट में उसके पीछे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का जैम लग जाता है। सो जी। क्या होता है कि पुलिस जो है देखती है, और अंदर देखने के बाद अगर उन्हें लगता है कि ठीक है नॉर्मल लग रहा है, तो वो जाने देते हैं। हम्म। तो इसी का फायदा उठा के ये आतंकवादी दिल्ली में घुस आए हैं। जी। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि एक इनपुट जो है वो पुलिस को पहले से कहीं ना कहीं मिला हुआ था, कहीं ना कहीं जो एक अंदेशा था वो पुलिस के पास था, तो दिल्ली में मेरा इतने लाइव चल रहा सीसीटीवी और सर्विलेंस सिस्टम के बावजूद है, लाइव ब्लास्ट चल रहा है, व्हाट्सएप में करना, भेज दो। ये एक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर माना जा सकता है कहीं ना कहीं। देखिए, दिल्ली में पिछले 6-7 साल में टेक्निकल इनपुट्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। हम्म। शुरुआती दौर में अगर हम याद रखेंगे, आज से 10 साल पहले दिल्ली में करीबन 3,000 सीसीटीवी थे। हम्म। अब उनकी संख्या बढ़कर 30,000 हो गई है। हम्म। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में जो ड्यूटी शिफ्ट, ये 30,000 सीसीटीवी पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में एक शिफ्ट में करीबन 30 जवान या इंस्पेक्टर्स तैनात रहते हैं। हम्म। तो आस्ते आस्ते हर कैमरे को देखा जाता है 1-2 मिनट के लिए, और फिर उनकी जो स्कैनिंग टेक्निक है वो अगले कैमरे पर चली जाती है। हम्म। तो अभी पिछले 1 साल से अब ये किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन 30,000 सीसीटीवी कैमरे से जो फीड आ रहा है उसको ट्रैक किया जाएगा। हम्म। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो सीसीटीवी सर्किट है, ये फिलहाल सिर्फ कुछ खास जगह में ही लगाया गया है। राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और कुछ की गवर्नमेंट ऑफिसेस में। हम्म। अगले 1 या 2 साल में इस एआई का इस्तेमाल करके हम दिल्ली में करीबन जो 10 या 12 बड़े बड़े मार्केट हैं उनको भी मॉनिटर कर पाएंगे। उससे क्या होगा कि एक तो ह्यूमन जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। दूसरा बात है कि ये बहुत थकाने वाला मामला है। देखिए, एक आदमी, एक इंस्पेक्टर कितना भी हाईली ट्रेंड हो, जब वो एक स्कोप के सामने बैठकर एक व्यक्ति समझिए 100 सीसीटीवी कैमरे को स्कैन कर रहा है, हम्म। तो महज 1 घंटा या 2 घंटे की ड्यूटी के बाद ही टायर्डनेस, आंखों पे फटीग आ जाता है। तो एआई जैसे जैसे का इस्तेमाल बढ़ेगा, हम्म। सिस्टम और ज्यादा दुरुस्त और एफिशिएंट बन जाएगा। उसमें 1-2 साल का समय लगेगा। जी। जी, वहीं जिस तरीके से कल दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इस घटना में लगभग 9 लोगों की जान चली गई है और 24 लोग जो हैं वो घायल हैं। तो ऐसे मामलों में सर, जांच के शुरुआती 24 घंटे कितने अहम होते हैं? एजेंसियां सबसे पहले किस चीज पर फोकस करती हैं और अब आने वाले जो कदम हैं वो क्या होंगे? जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि ऐसी जांच में जो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट है, आतंकवादियों ने, उनके हैंडलर्स ने या उनके जो सपोर्ट ग्रुप है उन्होंने अगर मोबाइल में आपस में बातचीत की है, उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी 2, 3, 4, 5 नाम आ गए हैं, और जैसे जैसे इनके मोबाइल फोन, इनके लैपटॉप बरामद होंगे, उनको खंगाला जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्लू मिल जाता है सीसीटीवी से। जैसे लाल किले के सामने जहां धमाका हुआ है, वहां पर आसपास 1 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 30 सीसीटीवी लगे हुए हैं। और अगर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दरियागंज तक का एरिया देखें, 100 सीसीटीवी लगे हुए हैं कम से कम। ये तो मैं सरकारी, भारत सरकार, दिल्ली सरकार के सीसीटीवी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा वहां जितने बिजनेस एरिया हैं, बाजार हैं, शॉप्स हैं, उनके अपने भी सीसीटीवी हैं। दिल्ली पुलिस जो है अपने सीसीटीवी को तो खंगाल ही रही है, जितने शॉप्स एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करके उनके सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को भी लोड किया जा रहा है।
तो काफी क्लू मिल गया है। ऑलरेडी जो कार है इसका प्रीवियस पहले के कुछ घंटे में उसका क्या रूट था, फरीदाबाद से चालू करके वो दिल्ली में किस तरह से सुनहरी मस्जिद के सामने इस पार्किंग लॉट में आया और सुनहरी मस्जिद से निकलकर किस तरह से इस रेड लाइट तक आया, वो मैपिंग हो चुकी है। सीसीटीवी मोबाइल नेटवर्क के अलावा तीसरा बहुत बड़ा इनपुट मिल जाता है ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से। पुलिस के पास अपने खबरिए हैं, मुखबर हैं, जो कि दिल्ली के आसपास जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां पर जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी मूवमेंट को नजर रखते हैं। पहाड़गंज में जितने होटल हैं या ओल्ड दिल्ली में रेलवे स्टेशन के आसपास जितने भी होटल हैं उन सब में खबर ली जाएगी। आजकल इन सब होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में बोला गया है कि कोई अगर रहता है तो उसका आधार कार्ड या कोई आईडी कार्ड होना चाहिए। तो आज रात तक आप देखेंगे डेटाबेस कम से कम 3000 से 5000 संदिग्धों का एक डेटाबेस बन जाएगा। उसमें जीरो इन करने में थोड़ी मदद होती है। डेटाबेस में जब आप देखेंगे तो 3000 संदिग्ध दिखते हैं, लेकिन उनके नाम से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा वो कहां से आए हैं। अगर वो जम्मू की तरफ से आए हैं या श्रीनगर की तरफ से आए हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा वो किस वक्त दिल्ली में आए और किस वक्त दिल्ली से गए। इसके से भी जीरो इन में मदद मिलती है। एक चीज जो मैं आपके चैनल के तहत दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी अगर किराएदार रख रहे हैं, जैसे फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के ये 5-6 जो लोग हैं, ये पिछले 3 महीने से 2 महीने से घर में किराए लेके रहते थे, तो सब मकान मालिकों का या अड़ोस पड़ोस के लोगों का एक कर्तव्य है कि अगर कोई टेनेंट आया है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जरूर पर्चा लोकल पुलिस स्टेशन में, थाने में या एसएचओ को जमा कराएं, क्योंकि उससे लोकल एसएचओ को भी मदद मिल जाती है कि उनको अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे किस किस पर कहां किस समय किस तरह से नजर रखनी है। जी जी वहीं सर, क्या आपको लगता है कि आज के वक्त में आतंकियों के लिए दिल्ली जैसे हाई सिक्योरिटी एरिया तक पहुंचना आसान हो गया है, जिस तरीके से दौर बदल रहा है? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। जाहिर बात है कि हम चाहेंगे कि दिल्ली का देश का कोई भी नागरिक बेरोक-टोक दिल्ली में आ सके। कमर्शियल हेड भी है तो बड़ी तादाद में बिजनेसमैन आते हैं। दिल्ली टूरिज्म का बहुत बड़ा, क्योंकि हजारों साल से, सैकड़ों साल से राजधानी रहा है। तो दिल्ली में कम से कम 10 या 15 ऐसे मोन्यूमेंट हैं जिनको देखने के लिए टूरिस्ट भी दिल्ली में आते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा संस्थान भी बहुत ज्यादा है, आईआईटीज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एमबीए कॉलेजेस हैं। बच्चे बड़ी तादाद में देश के कोने कोने से यहाँ पर जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, आईएएस आईपीएस की कोचिंग करने के लिए आते हैं। तो हजारों बच्चों पर नजर रखी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको भी बताया गया है कि आप अपने यहाँ जो बच्चे आते हैं बाहर से, उनके बारे में बेसिक डेटा पुलिस के साथ शेयर कीजिए। जी। अब हो ये रहा है कि आतंकवादी संगठनों को इसके बारे में मालूम है, तो अब वो अपने जो गुर्गे हैं या अपने जो स्लीपर सेल्स हैं, लोन वुल्फ अटैक है, उनको दिल्ली के अंदर बेस नहीं करते हैं। उनको वो उनकी जो आप देखें वो 3 महीने से मेरठ में रह रहा है, 2 महीने से गाजियाबाद में रह रहा है, 4 महीने से फरीदाबाद में रह रहा है। यानी वो दिल्ली में जो उनको हमला करना है, उसकी जो बेसिक लॉजिस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारियां करनी है, वो दिल्ली की सरहद से बाहर रहते हुए कर लेते हैं। नोएडा में रहेंगे, दिल्ली पुलिस से बच के रहेंगे, गुड़गांव में रहेंगे, दिल्ली पुलिस से बच के रहेंगे। तो दिल्ली पुलिस को बहुत जल्दी ही डेटा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा नोएडा पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस के साथ, ताकि अगर कोई कॉमन लिंक है, जैसे एक गाड़ी की मूवमेंट वो अगर सुबह नोएडा में है और शाम को दिल्ली में है, तो उसको ट्रैक किया जा सके। लेकिन ऐसी मूवमेंट लाखों होती हैं, 10-10 हजार मूवमेंट हर घंटे में होती है, व्हीकलर मूवमेंट। इनको ट्रैक करने के लिए ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, जो नॉर्मल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वहां भी नहीं कर पाएगा। हमें इसके लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए, सुपर क्रेयॉन टाइप ऑफ कंप्यूटर चाहिए, एआई का इस्तेमाल भविष्य में करना पड़ेगा, तभी हम देखिए व्हीकलर ट्रैफिक दिल्ली में इन आउट 10,000 पर घंटा, एक दिन में लाखों गाड़ियां अंदर आ रही हैं, बाहर आ रही हैं। तो
जैसे जैसे सर्वर स्पीड बढ़ेगी, एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, हम इन ऐसी दुर्घटनाओं को पहले से ही रोकने में सफल हो जाएंगे। जी, तो सर कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि हम अभी भी पुराने तरीकों पर चल रहे हैं, तो इंटेलिजेंस सिस्टम में टेक्नोलॉजी अपडेट की तो ज़रूरत है ही है। साथ ही मेरा एक सवाल और है आपसे कि सोशल मीडिया और डार्क वेब पर एक्टिव आतंकी नेटवर्क्स को ट्रेस करना कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है? जी हाँ, बहुत ही वाजिब सवाल है। सोशल मीडिया जो है और डार्क नेट में, तो सोशल मीडिया में जैसे व्हाट्सएप को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है, आम पुलिस तंत्र नहीं ट्रैक कर सकता। हुँ, लेकिन हाँ, एनआईए इस तरफ काम कर रही है, एनटीआरओ इस तरफ काम कर रही है, हुँ, जो डिफेंस मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो इस तरफ काम कर रही है। हुँ, इजराइल की कंपनियां हैं जो कि हमारे साथ सहयोग कर रही हैं। हुँ, डार्क नेट जो है एकदम टेढ़ी खीर। डार्क नेट में घुसने के लिए जिस तरह के एक हाई सर्वर स्पीड की जरूरत है, उसके देखिए, डार्क नेट में घुसने के लिए आपको उनका कोड ब्रेक करना पड़ेगा। कोड ब्रेक करने के लिए आपको हाई सर्वर स्पीड चाहिए, हुँ, जो कि कॉमन पैटर्न को उठा ले। हुँ, ये फॉर एग्जांपल, अगर वो बोल रहा है डार्क नेट में, वो बोल रहा है कि एजेंट ए एजेंट बी से जाके मिलो, हुँ, तो ऐसे नहीं बात करेगा। वो बोलेगा कि आम जाके पपीता से मिलो। अब हुँ, ये शब्द इतने कॉमन है कि नॉर्मल कंप्यूटर इनको पिकअप नहीं करेगा। इसके लिए आपको हाई स्पीड सर्वर चाहिए, जो कि ये पता करेगा कि पपीता शब्द एक ऐसे पैराग्राफ में क्यों आ गया। हुँ, एक जी, नॉर्मल पैराग्राफ है जिसमें कि आप बोल रहे हैं कि पपीता जो है फरीदाबाद पहुंच गया, तो बिल्कुल। सर्वर इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो पकड़ ले कि पपीता और फरीदाबाद का क्या क्या लिंक है। कनेक्शन है? जी, तो हाँ, क्या कनेक्शन है। इस तरह के जो सर्वर्स हैं वो अभी तक दिल्ली पुलिस के पास, स्टेट पुलिस के पास है नहीं। हुँ, हमारे पास अभी भी जो सॉफ्टवेयर है दिल्ली पुलिस के पास, या मैं मिलिट्री एयरफोर्स में था, मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास, हम हुँ, उसको, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, हम कमांड दे सकते हैं कि ट्रैक एक्सप्लोसिव शब्द, हुँ, ट्रैक बॉम्ब, इस शब्द को ट्रैक करो, ट्रैक एजेंट। हुँ, तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, उसकी निगाह में अगर बॉम्ब शब्द आता है, वो अलर्ट रेज करता है। एजेंट शब्द इस्तेमाल होता है, वो अलर्ट देता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो समझिए बॉम्ब की जगह वो शब्द इस्तेमाल करे मिठाई, हुँ, या हुँ, एजेंट की तरह की जगह पे वो शब्द इस्तेमाल करे दोस्त, हुँ, तो फिर जो आम सर्वर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास है या दिल्ली पुलिस के पास है, वो फिर उसको नहीं पकड़ पाता है, नहीं पकड़ अलर्ट पाता। जनरेट नहीं करता। हुँ, जी। तो इसका सर निवारण क्या हो सकता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बात जो की जाती है ऐसी स्थिति में, जो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, वो एक इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लोग जो हैं, जो भी ये अपराधी हैं, ये डायरेक्ट कभी नहीं बोलते हैं कि यहाँ पर इस सामग्री को पहुँचा दें या उस सामग्री को पहुँचा दें। इस्तेमाल किया जाता है तो इसी तरीके से इन शब्दों का जैसे आपने पपीते का एग्जाम्पल दिया, तो इसका निवारण क्या होगा? कैसे आगे जो है पता चल सकेगा? कैसे सचेत रह सकेंगे? जी हाँ, अगर आतंकवादी डार्क नेट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए वो एक प्रैक्टिकली अभेद्य दीवार है। अभी तक शायद भारत में कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है जो कि आसानी से, एफिशिएंसी से, मौका ए वारदात के पहले ही डार्क नेट में घुस जाए। बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आतंकवादी नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काफी हद तक हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। समय लगता है कोड ब्रेकिंग करने में। तो भविष्य में हमें झांकना पड़ेगा। भविष्य में देखिए, नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर हमें रिलायबिलिटी रखनी पड़ेगी। भविष्य में नॉर्मल सिग्नल इंटेलिजेंस जो है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्या हम भविष्य में अपनी इलेक्ट्रॉनिक जो स्नूपिंग है उसको और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना सकते हैं? जी हाँ, हम इसराइल के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट में हैं। इसराइल ने हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दिए हैं, जिससे कि हम उनका इस्तेमाल करके आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी
जो हमें एक फोकस, हम वो ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरे भारत में नजर रखो। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो कि इजराइल की मदद से हमने लिया है, उसके लिए आपको एक जगह कि अच्छा जम्मू में फलाना वाला एरिया, ये मोबाइल का टावर नंबर ये 15 टावर्स पर वॉच रखो। उसकी लिमिटेशन ये है। अगर आतंकवादी गतिविधियां वो जम्मू में है, उन 15 मोबाइल टावर्स के बीच में हो रही हैं, तो ये इजरायली सॉफ्टवेयर एक अलर्ट जनरेट कर देता है, इतना मैं श्योर हूं। लेकिन उसके पहले हमें कैसे पता लगा कि ये जम्मू में ही है? उसके लिए हमें नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और नॉर्मल जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जी। सर, इस घटना के बाद राजधानी और देश की बाकी जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, तो किस तरीके का जो ये अलर्ट है वो जारी किया गया है? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो बढ़ाया गया है, क्या कुछ जो प्रोटोकॉल बढ़ाए गए हैं वो क्या रहे हैं? जी हाँ, चिन्हित किया गया है कि ये टेरर देख, क्योंकि शुरुआती दौर में हम 360 किलो की बात कर रहे थे, बाद में 2900 किलो एक्सप्लोसिव की बात कर रहे थे। कल जो एक्सप्लोशन हुआ है उसमें एक अंदाजा है कि करीबन 50 से 60 किलो एक्सप्लोसिव यूज किया गया है। तो हो सकता है कि सैकड़ों किलो एक्सप्लोसिव जो है वो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, धार्मिक स्थल जैसे हैं, मथुरा है, अयोध्या है, इन सब जगह मूवमेंट कर रहा हो सकता है। बिहार में इलेक्शन हो रहा है। आज बिहार में अलग अलग जगह पर पुलिस तंत्र को दिया गया है बहुत ही स्ट्रिक्ट निर्देश कि आज से लेके 14 तारीख तक, जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तब तक आपको पैनी नजर रखनी है। अब वेस्ट पश्चिम बंगाल में इलेक्शन आ रहा है। डेफिनेटली जो आतंकवादी हैं वो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के पहले माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में अगर 2-3 धमाके हो गए तो आतंकवादियों को और उनके आकाओं को, जो कि शायद कहीं बैठे हुए हैं, बोलने का मौका मिल जाएगा कि भारत सरकार जो है वो या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नाकामयाब हो रही है, ताकि आम आवाम का भरोसा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से या सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन से हट जाए। तो अभी जो माहौल पैदा हो रहा है इसमें पुलिस का काम काफी ज्यादा हो जाएगा। आज अमित शाह जी ने मीटिंग जो की है, देखिए हर चीज तो मीडिया में बता नहीं सकते, लेकिन जाहिर बात है कि बड़ी तादाद में सीआरपीएफ ट्रुप्स को दूसरे स्टेट से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से उनको उत्तर भारत की तरफ लाया जाएगा। बीएसएफ की जो टुकड़ियां हैं उनको भी कुछ हद तक हो सकता है कि दिल्ली में और दूसरे जो वाइटल एरियाज, वाइटल पॉइंट्स हैं, सरकारी इमारतें, उस पर डिप्लॉय किया जाएगा। क्या आज की मीटिंग में ये अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्ट्री है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बोला गया है कि इंडियन आर्मी की जो टुकड़ियां हैं उनको भी अलर्ट पे रखिए? हो सकता है कहा गया हो। इंडियन आर्मी की दरकार पड़ने पर दिल्ली के आसपास छावनियां हैं, मेरठ में छावनी है, मथुरा में छावनी है, हिसार में छावनी है। क्या आर्मी की ट्रुप्स को वहां से डिप्लॉय किया जा सकता है? डेफिनेटली। एनएसजी की जो टुकड़ियां हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉय हो गई हैं। भविष्य में मैन पावर की बहुत बड़ी दरकार पड़ेगी, तो जो होम गार्ड की टुकड़ियां हैं उनको ब्रीफ किया जाएगा, उनको ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से वो संदिग्ध व्यक्तियों को पहचाने। बहुत बड़ा रोल जो है वो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशंस पे है, तो सीआईएसएफ का एक बहुत अहम रोल है, क्योंकि अगर आतंकवादी एयरपोर्ट के रास्ते से या रेलवे स्टेशन के रास्ते से आते हैं, जाते हैं, सीआईएफ को उनके जो जवान हैं, कांस्टेबल्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनको भांपना पड़ेगा शक्ल देखकर ही कि क्या ये आदमी घबराया हुआ लग रहा है, क्या उसका प्रोफाइल, विजुअल अपीयरेंस देखकर लग रहा है कि वो जल्दी जल्दी कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। हम सुधर रहे हैं, हम जीतेंगे। जी।
जी। वहीं सर, आम नागरिकों के लिए आपकी क्या अपील होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में नागरिकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जिस तरीके से कल दिल्ली में अचानक ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और कहा यह भी जा रहा है कि अगर ये ब्लास्ट दिन में होता तो भारी तादाद में लोगों को नुकसान पहुंच सकता था, तो उनके लिए क्या कुछ अपील आपकी तरफ से है? देखिए, आम नागरिक का ये कर्तव्य है कि पहली चीज पैनिक में ना आए, हम्म। अफवाहें ना फैलाएं, हम्म। और अगर कुछ होता है, हम्म। समझिए फिर से कल जैसा धमाका होता है, अफरा तफरी में ना जाएं। हम्म। जहां पर हैं शांत होकर अपने घर की तरफ चले जाएं। हम्म। जहां पर हैं, जो सबसे पड़ोस में दुकान, शॉप्स, रेस्टोरेंट हैं, उसके अंदर चले जाएं। हम्म। अगर हो सके, अगर उन्होंने कुछ वारदात को देखा है, तो हम्म। दिल्ली पुलिस को फोन करें। ये मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, आम लोगों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस उनको परेशान नहीं करेगी कि हम्म। आप कौन हैं, आप कैसे ये सूचना दे रहे हैं। हम्म। दिल्ली पुलिस शांति से उनकी जो इनपुट है उसको सुनेगी और उस पर आगे कार्रवाई करेगी। एक और चीज है कि देखिए, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, तो हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक राजनीतिक रंग ले ले।